नहीं सुन पाए तो क्योंकि कल का इम्पोर्टेंट फिर मैं रिवाइज करता हूँ। आप सर रिवाइज कीजिए, मैं बाद में सुनूंगी। कल मुझे पूरा दिन थोड़ा टाइम नहीं मिला, आज हाँ, सुनूंगी मैं। क्योंकि उसके समझे बिना आगे बढ़ना फिर मुश्किल रहेगा समझ में आना, क्योंकि बस ये चैप्टर ही कर्म संबंधी कुछ पारिभाषिक शब्द है, उसको समझना जरूरी रहेगा। तो ठीक है, फिर कल तो दिया था, डिस्कस किया था, आप वो देख लीजिएगा प्लीज। ओके। हाँ, इसमें अभी तक तो घातिया अघातिया कर्म हमने देखे थे और उनकी प्रकृतियां देखी थी। पूरी 148 प्रकृतियां देखी, उसमें फिर दो पाठ किए कि घातिया तो सारी की सारी पाप प्रकृति रूप है, अप्रशस्ति ही है। प्रशस्त अप्रशस्त ये दो भेद पड़ते हैं अघातिया कर्म में, जिसके कारण हमें कुछ अनुकूल परिस्थितियां मिलती है या प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है, लेकिन मोहनीय कर्म का उससे कोई संबंध नहीं है। वेदनीय कर्म के कारण मिलती है वो तो। और उसके बाद ये बताया था कि जितना पढ़ रहे हैं हम कर्मों के बारे में, इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिससे हमें उनके बारे में पता चले, उनसे ना हम घबराएं, उनकी क्या स्थिति है वो पता चले। पुरुषार्थ तो हमने अपने में करना है, जीव का जीव में पुरुषार्थ होगा, और इसलिए हर एक को अपना अपना सोचना पड़ेगा। मेरा हमसे हटके अभी मेरा मेरा जानना पड़ेगा कि मेरा क्या है, मेरा कहाँ पे एकत्व ममत्व तत्व भोक्तत्व, जिससे कि मैं अपने पे काम कर सकूं। बाकी सभी तो अपना अपना करेंगे ही, बट एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। तो मुझे अपने में काम करना है। कर्मों के बारे में ज्ञान होगा तो हम हमें कर्मों की क्या क्या अवस्थाएं होती है और कैसे मेरे परिणाम होने से कर्मों में निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण क्या होता है, ये पता चलता है। मेरे परिणाम होंगे निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण कर्मों में क्या स्थिति होती है, कौन से कर्म बंधते हैं, ये पता चलेगा। बट कर्म बांधने के लिए परिणाम करने से पाप कर्म ही बंधेंगे। बट शुरू शुरू में हो सकता है शुरुआत में कि हम शुभ कर्म या शुभ परिणति करने के लिए हम शुरुआत करें, लेकिन अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि परिणति हमने अपने स्वभाव को जानने के लिए करनी है, ना कि कर्म अच्छे या बुरे बांधने के लिए। जब अपनी परिणति में अपने पुरुषार्थ में अपने स्वभाव को जानने का पुरुषार्थ करेंगे तो कर्म अपने आप पुण्य प्रकृतियां बनती रहेंगी। तो इससे सबसे पहले हमें हमारा पुरुषार्थ तो ये होना चाहिए कि हमें सम्यक का पुरुषार्थ करना चाहिए। वो 5 लब्धि पूर्वक होता है, तो उन लब्धियों को जानने से पहले कर्मों को कुछ जाना, और उसमें कुछ वर्ड्स हमने जाने थे। अगर आपने अंडरलाइन किए हैं तो कोई बता सकता है, तो कल जो नए वर्ड्स है आपने जो वो बताएंगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा। सर पहले तो 4 प्रकार से कर्म बंध होते हैं, ये देखा। प्रकृति बंध कि कर्मों के किस किस मतलब कौन से कर्म आकर बंध रहे हैं, किस किस रूप में कर्मों में बंट रहे हैं, वो प्रकृति बंध। और प्रदेश बंध है, कितने कर्म परमाणुओं की संख्या एक समय में आकर बंध रही है, वो प्रदेश। स्थिति बंध है, कर्म बंधने के बाद कितने काल तक हमारे साथ बंधे हुए रहेंगे, जीव के साथ, वो है स्थिति बंध। और अनुभाग बंध है, कर्म जब उदय में आएंगे तो उसका फल किस प्रकार से होगा, ये अनुभाग बंध। ये 4 कुसुम लता जी, हाँ ये तो हो गए 4 प्रकार से। कुसुम लता जी और कुछ बताएंगी कर्मों के बारे में, क्या और नए वर्ड्स देखे हमने? भी क्लास जाएंगे कल। अच्छा, हाँ तो फिर आज थोड़ा मुश्किल रहेगा फिर, क्योंकि वो जानना जरूरी है। निषेक जो पढ़ा था मैं रिवाइज तो कर दूंगा। और कैसे हाँ, ये वापस कैसे सुन सकती हूँ? काय पे आता है आपका ये वापस? हाँ? वापस आपकी लिंक काय पे आती है, ये वाला जो लेक्चर है वो? इसी ग्रुप में रोज लिंक डालता हूँ, रिकॉर्डिंग के बाद लिंक होती है, रोज डाल रहे हैं, रोज अच्छी, सुन ठीक सकते है हैं। ठीक है हाँ हाँ, शुरू से कल तक की पूरी है। हाँ, ठीक है। कल तक की जरूर सुनिएगा एक बार। अगर आज भी सुन लिया, समझ में भी आया, तो वो सुनना और किताब हाँ में जरूर पढ़ना, क्योंकि ये जल्दी समझ में आएगा नहीं, और जितनी बार समझेंगे उतनी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो 4 कर्मों सुनूंगी मैं। देखा किस तरह से प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बनते हैं। उसके बाद और कुछ नए टर्म्स देखे थे, और कोई बताएगा?
148 कर्म प्रकृतियां, उनके नाम तो देख लिए। उसके बाद कर्मों के बारे में कुछ और देखा था हमने, प्रशस्त अप्रशस्त भी हो गया। उसके बाद प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाव हो गया। उसके बाद देखा था, एक वर्ड देखा था आबादा काल और बंद। उसके बाद सत्ता में रहते हैं, बंधते हैं, बनने के बाद कुछ आबादा काल होती है जब तक वो उदय में नहीं आ सकते हैं परमाणु। और एक समय के परमाणु में 7 भाव से, एक समय के जीव के भाव से 7 या 8 प्रकृतियां बनती है। 8 प्रकृतियां तब जब आयु बनती है, वरना 7 प्रकृतियां सतत कंटिन्यूअस बनती रहती हैं। और 8 प्रकृतियों का उदय, क्योंकि आयु का उदय भी प्रति समय उदय में 8 प्रकृतियां ही आती हैं। उनकी जो भी मूल उत्तर प्रकृति है उसमें से कोई ना कोई एक, जैसे साता की हो तो असाता नहीं होगा, असाता की हो तो साता का उदय नहीं होगा, लेकिन एक प्रकृति का उदय कंटिन्यूअस जरूर आता रहेगा। तो आबादा काल देखा, जब तक कि बनने के बाद उतने काल तक उसका उदय में नहीं आएगी। स्थिति बंधेगी, वो कितने काल तक साथ में रहेगी। तो ये हो गया, बंद हो गया। बंद होने के बाद वो कुछ कितने समय तक के लिए बंदी, जीव के परिणामों के निमित्त निमित्त के कारण है कि सत्ता बंधेगी, सत्ता में पड़े रहेंगे। पड़े रहने से वो कोई हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। फल मिलता है जब उनका समय आता है उदय होने का। तो बंद होने, आबादा, बंद, सत्ता और उदय, उदय में आते हैं तो फल मिलता है। तो प्रति समय एक वर्ड देखा था, समय प्रबद्ध। जितने भी कर्म परमाणु बनते हैं एक एक प्रकृति के, उनको कहते हैं समय प्रबद्ध। और जब उदय में आ रहे हैं तो भी समय प्रबद्ध निर्जरा कहेंगे। समय प्रबद्ध बंद कह रहे थे और समय प्रबद्ध उदय कह रहे थे। और निषेक देखा था। हाँ, उसके बाद देखा था हमने, नहीं हाँ, अकाम और सकाम निर्जरा, एक पॉइंट और था कि जो खिर जाते हैं परमाणु प्रति समय, अपने समय में आके खिर जा रहे हैं, हमें इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, तो ये तो अकाम निर्जरा हुई है। मतलब हमारे कोई काम की नहीं है, प्रति समय अपने आप हो रही है। लेकिन जब हम अपना पुरुषार्थ अपने स्वरूप को जानने में करेंगे, करते रहेंगे, तो पंचलब्धि पूर्वक जब सम्यक प्राप्त होगा, तो चौथे गुणस्थान के बाद से सकाम निर्जरा होनी शुरू हो जाएगी। सकाम मतलब जीव का एक समय का परिणाम, लेकिन कर्मों की अनंत गुना, अनंत अनंत परमाणु जो है सो एक समय में आके, एक समय में जितने खिलते हैं उसके अपेक्षा से कई कई असंख्यात असंख्यात गुना स्थिति के अनुसार, गुणस्थान के अनुसार प्रति समय उदय में आके खिलते चले जाते हैं। उसको कहते हैं सकाम निर्जरा। तो सकाम निर्जरा होती है परमाणुओं में, जीव के परिणाम विशुद्ध विशुद्ध विशुद्धतर होते जाते हैं। तो एक और वर्ड देखा था कि निषेक देखा था। निषेक, निषेक मतलब, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 44 से पढ़िएगा, लास्ट इस पैरा से, लास्ट लाइन से। हाँ पढ़िए सुमन जी, आप पढ़िए। इस तरह सत्ता में जो कर्म पड़े हैं, उनमें जो जो परमाणु समान स्थिति वाले हैं, उनके समूह को हम निषेक कहते हैं। इसे सत्ता का निषेक कहेंगे। इनमें से प्रति समय एक निषेक उदय में आकर खिर जाएगा। वर्तमान समय में उदय में आने वाले निषेक को प्रथम निषेक कहते हैं। उसे आड़ी रेखा से बताते हैं। उसके ऊपर दूसरी आड़ी रेखा खींचते हैं, वह द्वितीय निषेक को बताती है। प्रति समय एक निषेक, इस तरह प्रत्येक कर्म के अपने अपने अनेक निषेक, अनेक कोड़ाकोड़ी सागरों के निषेक सत्ता में पड़े रहते हैं। हाँ, उसके बाद एक तो ये बता रहे हैं कि परमाणु तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक समय करके या तो बंध रहे हैं या एक एक समय करके उदय में आ रहे हैं। तो जो बंदे हैं वो सत्ता में रहेंगे। सत्ता में कैसे रहेंगे? एक एक समय के हिसाब से रहेंगे कि अगले समय आने वाला कुछ परमाणु रहेंगे, उसके बाद आने वाले कुछ परमाणु, क्योंकि कई सारे परमाणु हैं एक एक समय में बनने वाले भी और उदय में आने वाले भी। तो जो उदय में एक समय में आने वाले हैं उनको एक ग्रुप कर दिया, उसको बोला निषेक। हर प्रकृति के इस तरह से अलग अलग जो उदय में आ रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण का भी मति उदय है, श्रुत ज्ञानावरण का भी उदय है, तो मति ज्ञानावरण का एक निषेक का भी उदय में आ रहा है। तो उसके कारण जितना आवरण होना है उतना हो रहा है।
श्रुत ज्ञान आवरण का एक निषेक उदय में आ रहा है। तो हरेक जो उत्तर प्रकृतियां हैं, जिस जिसका उदय आना है, सत्ता में सबके निषेक पड़े हैं, बट जिसका उदय में आना है उस प्रकृति का उदय में आ रहा है तो उसको निषेक कहेंगे, एक निषेक कहेंगे। सत्ता में है तो सत्ता वाले निषेक, उदय में आ रहे तो उदय वाला निषेक। तो जो सत्ता वाले निषेक हैं, अभी वर्तमान समय में वर्तमान कालीन मान लिया प्रथम निषेक है, तो उसके बाद अगला समय जो आने वाला है उसके हिसाब से द्वितीय समय, तृतीय समय, चौथा, ऐसे ऊपर ऊपर, मतलब ऊपर ये फिगर में बोलते हैं। ये फिगर को देखिए, सिर्फ लाइनें बनी है। तो पहली लाइन में बहुत सारे परमाणु हैं, तो पहली लाइन में पूरे परमाणु मिला के जितने परमाणु उस समय में आने वाले हैं उसको पूरे परमाणुओं को मिला के निषेक बोलते हैं। ऐसे ही दूसरे समय में आने वाला, तीसरे समय में इसको ऊपर दिखाते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं, नीचे से खत्म होते जाते हैं। तो ऊपर, इसलिए ऊपर का मतलब यह है कि बाद समयों में उदय में आने वाला, कहने में आएगा उदय, बाद ऊपर वाले निषेक, मतलब आगे आगे उदय में आने वाले निषेक समय के अपेक्षा से है। तो ये फिगर समझ में आ रहा है सभी को? किसी को इसमें डाउट है? हाँ सर, मुझे एक डाउट है। हाँ पूछिए। जैसे कि प्रथम निषेक जो, तो ये जो हमारे पहले सत्ता में पड़े हुए हैं वही कर्म आ रहे हैं अभी वर्तमान में जो खिल रहे हैं, उसको प्रथम निषेक कहेंगे, या वर्तमान में जो बांध रहे कर्म उन्हीं को प्रथम निषेक कहेंगे? अच्छा, अभी आपने क्वेश्चन पूछा बट ये आगे आएगा। अभी जैसे हमने अच्छा। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग कहा है, ये हरेक में लगेगा। सत्ता में भी, बंध में भी, उदय में। उदय में कौन सी प्रकृति आ रही है, बंध कौन सी प्रकृति रही है, सत्ता में कौन सी प्रकृति है, और उदय कौन सी प्रकृति आ रही है। ऐसे ही प्रदेश, कितने प्रदेश बंधे, कितने प्रदेश सत्ता में हैं, और कितने प्रदेश उदय में आ रहे हैं। तो ये बंध, सत्ता, उदय चारों के साथ लगेंगे। तो आप लिख लीजिए, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग 4 लिख लीजिए, उसके आगे बंध, उदय, सत्ता भी लिख लीजिए। इस तरह से कॉम्बिनेशन सबका बनेगा। तो हम कहेंगे कि सत्ता वाले जो बंध हैं वो नशेक कौन से हैं, उसमें सत्ता में कितने प्रदेश वाले हैं, या उदय कितने प्रदेश आ रहे हैं। तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, उसके आगे हरेक के आगे बंध, सत्ता, उदय, हरेक के साथ लगेगा। आपने, अभी हम बात कर रहे हैं ये सत्ता के निषेक की। सत्ता में जो मतलब निषेक जो है, पहले से जो पड़े हुए हैं, मैं उसमें क्लैरिफाई जो करता हूँ। अभी हाँ, खिल रहे हैं वर्तमान में वो प्रथम निषेक। तीन काम हो रहे हैं। एक तो हम पुराने कर्म उदय में आ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे नए कर्म भी बन रहे हैं, और कुछ सत्ता में भी पड़े हैं। तीनों है, तीनों स्थिति है। तो जो अभी बंधा है, जितने परमाणु बंधे हैं उस मूल प्रकृति के, उसके जो निषेक है उसमें वो एक नियम के अनुसार प्रत्येक समय में फैल जाते हैं। हर एक ही समय में जाके नहीं जुड़ते, वो पूरे जितने समय है एक नियम के अनुसार हर एक निषेक में फैल जाते हैं। परमाणु, जो बंधे हुए परमाणु है वो सत्ता में जाके सब में घुल मिल जाते हैं, एक ही के साथ नहीं घुलते मिलते। उसमें अपनी प्रकृति के जितने समयों के निषेक है उसमें वो फैल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं सब में, समझिए। तो जो बंद हुआ वो सत्ता में जाके घुल मिल गए। अभी सत्ता में मिलने के बाद पहले 100 परमाणु थे, अभी 10 परमाणु मिल गए। तो एक समय में, अभी मतलब अगले समय में पहले 100 थे, एक और जुड़ गए 10, 110 अभी अगले समय में सत्ता में है। तो अब जब उदय में आएंगे 110, तो 110 अभी उदय में आएंगे। पहले सत्ता में 100 ही थे, लेकिन और बाद में बनने के बाद 110 हो गए। तो अभी 110 जो सत्ता के हैं वो अभी उदय में आ रहे हैं। ये जो वर्तमान निषेक है, ये अभी वर्तमान में जो उदय चल रहा है, अगला निषेक ये पूरा टोटल करके उदय में आएगा। क्योंकि जो बंध जाते हैं परमाणु उसमें बहुत उथल पुथल होती है। क्यों? क्योंकि जीव के परिणामों से। बांधते वक्त तो बांध दिया 10 कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन अगर जीव के परिणाम अच्छे हो तो वो 10 कोड़ा कोड़ी की स्थिति कम हो जाती है। तो मतलब परमाणु में ऊपर नीचे काफी चलता रहता है, कर्म के परमाणुओं में, जीव के भावों के निमित्त से, परिणामों के निमित्त से। तो जो अल्टीमेटली फाइनल पड़ा है वो निषेक उदय में आने वाला, और एक आवली तक जो बच जाते हैं, आवली समय वो आएगा, उसमें चेंज नहीं होता है। बाकी पूरी सत्ता में पड़े में ऊपर नीचे जोड़ घोड़ सब चलता रहता है, कम अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण सब चलता रहता है।
तो आपका ये था कि जो प्रथम निषेक है उदय में आ रहा है, उदय में आ रहा है, सत्ता वाला आ रहा है अभी। ये समझ में आया ऋतु जी? सत्ता वाला निषेक अभी उदय में आया, क्योंकि जो उदय में वही आता है जो सत्ता में है। बंद करने के सर बाद तो मतलब वर्तमान का कुछ नहीं होगा, मतलब हम वर्तमान में मतलब कभी मतलब अपेक्षा से यदि लगाए जाए तो उसको वर्तमान के कर्म नहीं, वो सत्ता में ही जाएंगे, मतलब उसका अनुभाग स्थिति के हिसाब से। इसका थोड़ा सा आगे आएगा रूल। ये है, मैं अभी थोड़ा आपको ओके जनरल ओके बता देता हूँ। जो ओके ओके ओके। उदयावली होती है, उदयावली मतलब पहले तो एक निषेक बताया, और एक आवली मतलब एक समय से ज्यादा के कुछ समय, एक अंतर्मुहूर्त प्लस एक समय जो आवली है, उतने हाँ। आवली में आने के बाद उतने वाले समय, वो उसमें उन्होंने एक के बाद एक खिरना ही खिरना, उसमें कोई जोड़ घटान नहीं होगा। ओके। हाँ, तो आपने सुना होगा कृत्य कृत्य क्षायिक सम्यक। हाँ, तो उसमें क्या होता है, पूरे ऊपर के जितने भी निषेक थे उस आवली में आ गए। अब जीव के परिणाम कुछ भी नहीं है, कर्म पूरे आवली में आ गए, तो एक एक करके उन्होंने नियम से खिरना ही खिरना है, कोई प्लस माइनस नहीं होगा उसमें। तो वो एक आवली होती है जो आप कह रहे हो, आवली के ऊपर अलावा जो स्थिति है उसमें चेंज होता रहेगा। बट एक बार चेंज होके फाइनली आवली में आ गए, उदयावली, मतलब इस समय तो से लेके छिड़ेंगे ही मतलब। इस समय से लेके अगली आवली तक के जितने परमाणु हैं कर्म के, उन्होंने उस एक एक समय में खिरते जाना है। हाँ, ये आपको अभी ध्यान में आ गया, अच्छा है। ये प्रोसेस सम्यक के वक्त होता है। उस वक्त एक 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 निषेक खिरता जाता है, जैसे आवली वाला या कुछ समय के। बढ़िया है। तो बाकी के सबको बोलेंगे वर्तमान कालीन जो आया उसको छोड़ के सभी को भविष्यकालीन निषेक बोलेंगे, भविष्य में आने वाले निषेक, प्रथम निषेक, भविष्यकालीन निषेक। निषेक मतलब ग्रुप ऑफ परमाणु जो सत्ता में पड़े हैं और उदय में आ रहे हैं। हाँ, आगे पढ़िए सर। एक चीज और क्लियर कर रही हूँ कि पढ़िए। निषेक का मतलब समूह है, निषेक का मतलब एक कर्म परमाणु ऐसा नहीं समझना चाहिए, नहीं नहीं ग्रुप नहीं, ऑफ परमाणु जो पहली समान। बात, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोला, क्योंकि एक परमाणु कभी, हाँ, एक परमाणु कभी इंडिपेंडेंट मिलता नहीं है, स्कंद रूप में होता है। और परमाणुओं के ग्रुप भी होते हैं। जैसे एक 10 परमाणु का ग्रुप है, एक 15 परमाणु का ग्रुप है, एक 20 परमाणुओं का ग्रुप है, तो ये सारे लेकिन उदय में आने वाले एक ही समय में हैं। हाँ, तो वो ग्रुप, कई सारे ग्रुप हो सकते हैं उस निषेक में। तो इसको जैसे और जैसे हमें और 5,000 रुपए इकट्ठे करने हो, हुंडी है मंदिर की, 5,000 रुपए उसमें हुंडी है, हुंडी खोली हमने, तो क्या करते हैं, यूनिट तो एक पैसा है, लेकिन 1 रुपए का सिक्का, 2 का, 5 का, 10 का, 15 का, अलग अलग गड्डी बनाते हैं ना, हर उस तरह के। तो ऐसे ही परमाणुओं में कितने कितने ग्रुप के परमाणु हैं, एक स्कंद कितने परमाणु के, उनका एक एक ग्रुप बन जाता है। उसी निषेक में अलग अलग स्कंद वाले परमाणु रहेंगे। आपको अच्छा क्वेश्चन है, जिज्ञासा है, इसका आगे क्लैरिफिकेशन आएगा। वर्ग वर्गनाएं बोलते हैं इसको। ठीक, बढ़िए, आगे। कर्मों की स्थिति बताने के लिए निषेक रचना होती है। यहाँ तुम ऐसा मत समझना कि जीव के प्रदेशों में कर्म कतार से खड़े हैं। जब तक कर्म बंधता है तब आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में वे परमाणु समान रूप से फैल जाते हैं, जो जहां पर स्थित हो, परंतु जिन किन्हीं परमाणुओं की समान स्थिति होगी उनको हम निषेक कहेंगे। हाँ, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये टेबल ऐसे चित्र से बता रहे हैं, बट हमारे शरीर में तो एक समय में जो बंधे हैं वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। कोई परमाणु हाथ में, कोई पैर में, कोई कंधे पे है, कि वो परमाणु एक समय में उदय में आने वाले हैं। तो बट उनको सबको मिला के एक समय का निषेक बोल के उसको एक लाइन से बता देंगे, आड़ी लाइन से। ठीक। कर्म परमाणुओं में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है। उनकी अपनी फलदान शक्ति होती है। इस शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेदों में नापा जाता है।
शक्ति के सबसे छोटे अंश को अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। कर्म परमाणुओं में उनकी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं। जिन परमाणुओं में अर्थात वर्गों में समान अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है, उन वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। हाँ, तो इसको कुछ समझ में आया इसका? फिर से पढ़ लीजिए इसको एक बार। कर्म परमाणुओं में स्थिति के साथ साथ विशिष्ट अनुभाग भी होता है। मतलब जो परमाणु है, मान लीजिए मति ज्ञानावरण का परमाणु है, तो उसकी प्रकृति हो गई मति ज्ञानावरण, प्रदेश हो गए कितने परमाणु हैं, और स्थिति हो गई है मान लो एक कोड़ा कोड़ी सागर की। अनुभाग मतलब उसमें उसकी फल देने की कितना, हर जीव का देखिए अभी मति ज्ञानावरण अलग अलग है। इसका मतलब उसकी जो शक्ति है अभी उदय में आ रही है कि आवरण कितना कर रहा है हर एक का, और हर एक में कितना उघाड़ है, ये हर एक के लिए अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उसकी अनुभाग जितना बांधा था उसके अनुसार उसकी शक्ति उसमें आवरण देने की है। तो अभी सेम चीज हम पढ़ रहे हैं, हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन किसी को कुछ अपेक्षा से समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा कम आ रहा है, कोई ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि उस मति शुद्ध ज्ञानावरण का जो उघाड़ है, आवरण कितना है और हमारा ज्ञान कितना खुल रहा है, वो सबका अलग अलग है। अलग तो ये जो अलग अलग है ये शक्ति है, ये शक्ति, यही शक्ति के कारण कुछ दिख रहा है, कुछ छुपा हुआ है, कुछ का आवरण है, कुछ का उगाड़ है। इस शक्ति को, परमाणु में जो ये शक्ति है उसको अब कुछ ना कुछ नाम देना चाहिए। पैसे होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? मिनिमम हमारी यूनिट क्या है? 1 पैसा। 1 पैसा आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी सबसे कम यूनिट है, उसको 1 पैसा बोलेंगे। लेकिन 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो ऐसे ही आप जब यूनिट बोलेंगे, आपके कितने अविभाग प्रतिच्छेद, मेरे कितने अविभाग प्रतिच्छेद उदय में आ रहे हैं, तो कंपेयर करने के लिए उसको एक नाम दिया है। निषेक होता है स्थिति बताने के लिए। स्थिति के साथ आप लिख लीजिए, स्थिति के साथ एरो, निषेक, स्थिति के साथ निषेक वर्ड जुड़ा है। और ये अनुभाग के साथ अविभाग प्रतिच्छेद। और उसी के आगे लिख दीजिए, इसको स्पर्धक बोलते हैं। उसी के आगे स्पर्धक, एरो मार के उसी के आगे स्पर्धक लिख दीजिए। मतलब फल देने वाली शक्ति की सबसे छोटी यूनिट हुई अविभाग प्रतिच्छेद। मान लीजिए आपके मति ज्ञानावरण के कितने आवरण का कितना उदय है, आपके मान लीजिए 100 का आवरण का उदय है। ऐसे ही मान लीजिए थोड़ा किसी को कम समझ, ज्यादा समझ में आ रहा है या कम, तो मान लीजिए उसको आवरण 125 का है, मतलब क्या हुआ? आवरण ज्यादा है। 100 अविभाग प्रतिच्छेद का आवरण है, मतलब उसको आवरण ज्यादा है। आवरण ज्यादा होगा तो थोड़ा कम समझ में आएगा। मेरे ज्ञान पे आवरण जितना होगा उतना थोड़ा कम समझ में आएगा। जिसको आवरण कम है तो कैसे बोलेंगे? मान एग्जाम्पल 100 का आवरण है, 125 अविभाग प्रतिच्छेद का आवरण है, 150 का है। इस तरह से ये संख्याएं लेके एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बट होती तो ये असंख्यात में, अनंतों में होती है, ये पल्य सागर में होती है, बट एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए ये अविभाग प्रतिच्छेद। तो सबसे छोटी वैल्यू है अविभाग प्रतिच्छेद, उसका फल देने की शक्ति को बोलते हैं। और जब अविभाग प्रतिच्छेद के बारे में बात करते हैं तो उसमें स्पर्धक होता है, उससे रिलेटेड वर्ड स्पर्धक। क्षोभक्षम की अब आपको याद करिएगा, क्षोभक्षम की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें वर्तमान कालीन स्पर्धकों का उदय, भविष्यकालीन स्पर्धकों का उपशम, और संचलन का उदय, स्पर्धकों का उदय, वो क्षोभक्षम में डेफिनेशन अब आपको समझ में आएगी। उसकी फल देने की शक्ति है स्पर्धक को, के इससे वर्ड से बताते हैं। तो एक तो हो गया सबसे छोटा अंश है अविभाग प्रतिच्छेद, और कर्म परमाणुओं में उनकी शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं। ये डेफिनेशन है, एक परमाणु को एक वर्ग कहते हैं।
और जिन परमाणुओं में अर्थात वर्गों में समान अविभाज्य प्रतिच्छेद पाया जाता है उन वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। ये स्थिति के लिए भी आएगा, अनुभाग के लिए भी। एक एक परमाणु को वर्ग कहते हैं। एक परमाणु के आगे एरो लगा के लिख लीजिए वर्ग, और वर्गों के समूह को वर्गना। ऐसे ही एक अनुभाग, एक परमाणु जिसमें अविभाज्य प्रतिच्छेद एक है उसको वर्ग कहेंगे। ऐसे वर्ग को कई मिला के वर्गना होगी और वर्गनाओं को मिला के स्पर्धक होंगे। परमाणु, वर्ग, वर्गना, निषेक, ये एक लाइन में लिखिए, एरो मार के, एक एक के बीच में एरो। परमाणु, वर्ग, वर्गना, निषेक। ऐसे ही सेम वर्ड्स यूज होते हैं। परमाणु, अविभाज्य प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गना, स्पर्धक। मतलब हम फल की बात करेंगे उसमें एक परमाणु को वर्ग बोलेंगे और एक अविभाज्य प्रतिच्छेद को वर्ग बोलेंगे। ऐसे कई सारे मिलके जब होंगे उसको वर्गना बोलेंगे और वर्गनाओं से मिलके स्पर्धक बनेगा। बस इतना। जब भी आप डिस्कस करें स्पर्धक और वर्गना, निषेक, तो ये जरूर इसको बार बार देखना, इसको अंडरलाइन कर लेना। तो इसमें यहाँ निषेक और स्पर्धक में क्या डिफरेंस हुआ? आप दोनों लाइन पे लिखे हैं ऊपर और नीचे, तो चार पॉइंट। परमाणु, वर्ग, वर्गना, निषेक, फर्स्ट लाइन। हाँ, परमाणु के साथ निषेक के साथ ब्रैकेट में लिखे स्थिति। ओके ओके। और स्पर्धक हो गया अनुभाग, अनुभाग प्रतिच्छेद। और सेकेंड लाइन में क्या है? परमाणु, वर्ग, वर्गना और स्पर्धक। हाँ, स्पर्धक। और स्पर्धक में लिखिए अनुभाग प्रतिच्छेद। मतलब जब हम स्थिति की बात करेंगे तो वर्ग, वर्गना, निषेक होंगे, कितने परमाणु है और कितने परमाणु का कितने कितने ग्रुप है। स्पर्धक की बात करेंगे, फल देने की शक्ति है, तो उसमें वर्ग, वर्गना, स्पर्धक होंगे। तो ग्रुप को, परमाणु को और ग्रुप को वर्ग, वर्गना ही बोलेंगे, लेकिन जब फल देने की शक्ति की बात आएगी तो स्पर्धक बोलेंगे और स्थिति बताएंगे तो निषेक बोलेंगे। ये अभी ऐसे तीनों में ये कि परमाणु, वर्ग, वर्गना, निषेक, परमाणु, हाँ, वर्ग, वर्गना, स्पर्धक। यस। तो ये सिंपल जैसे मैंने बताया था ना, हुंडी में है। हमने क्या किया, पूरा खोला हुंडी, उसमें कुछ सिक्के मिले 1 रुपए के, उसका एक ग्रुप बनाया हमने। 2 रुपए के सिक्के मिले, ग्रुप बनाया। फिर उसके 5 रुपए के बनाए, ग्रुप बनाया। 10 रुपए के बनाए, ग्रुप बनाया। 100 रुपए का ग्रुप बनाया। अब उस ग्रुप को पूरे को मिला के हमने टोटल क्वांटिटी निकाली। एक बार में खोलने पे कितने पैसे हुए वो टोटल करके हुए। लेकिन 1 रुपये में भी 100 पैसे हैं, उसमें 1 पैसा सबसे छोटा है। 5 रुपए में 500 पैसे हैं, सबसे छोटी यूनिट 1 पैसा ही है सब में, लेकिन ग्रुपिंग अलग अलग है सबकी। तो कितने परमाणु, क्योंकि एक स्वतंत्र नहीं मिलता है और कुछ हर वक्त कुछ परमाणु, कभी 100 परमाणु का ग्रुप मिलेगा, कभी 101 का, कभी 102 का, 103 का, इस तरह से अलग अलग परमाणुओं के नंबर लेके ग्रुप बनेंगे। और ऐसे ग्रुप एक समय में उदय में आने वाले होंगे तो उसमें निषेक होगा स्थिति के हिसाब से, और कितने फल देने वाले उसमें, उसको स्पर्धक बोलेंगे। स्थिति, निषेक, अनुभाग प्रतिच्छेद, स्पर्धक, इतना याद रखिए। और वर्ग, परमाणु, वर्ग, वर्गन, जितना समझ में आया ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। धीरे धीरे, क्योंकि पहली बार है ना, तो सुना है वही काफी है। इसको बार बार यूज करेंगे रोज रोज, इस पैराग्राफ को, इस चैप्टर को, ये जो खासकर है, क्योंकि कर्म के बारे में बहुत कुछ सुना है और उसके बारे में एक बार पढ़ लेने से उसका क्या कार्य वो भी पता चल गया। लेकिन यहाँ जो परिभाषक शब्द है ये कर्णानुयोग के है, जीवकांड, कर्मकांड और लब्धिसार के हैं। तो ये जो सिद्धांत चक्रवर्ती हैं, आचार्य नेमिचंद चक्रवर्ती, जिन्होंने षटखंडागम का गोमटसार लिखा है उसके ऊपर, तो उसमें से ये लिया हुआ है। गोमटसार जो है ना वो लिखा हुआ है, गोमटसार, उसमें से लब्धिसार, क्षपनासार
वो पंडित टोडरमल जी ने लिखी है। उसके बाद डॉक्टर, वो क्या है, वो प्राकृत भाषा में है, ढूंढारी भाषा में, उसको डॉक्टर उज्ज्वला शाह में हिंदी में लिखा है। तो सेम चीज है वही। यहाँ पे सबको कुछ समझ में आया या एकदम समझ में नहीं आया? कुसुमलता जी। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, अभी कंफ्यूजन स्टिल है। बट आपको ये मतलब पता, अभी आप हाँ, पूरा बोलेंगे कि क्लियर नहीं है। रिपीट कीजिए तो मतलब कॉन्फिडेंस के साथ रिपीट नहीं कर सकते हैं सर। कल ये वाला फिर से लेंगे हम, ये क्योंकि दो आज दो मैं ये चैप्टर जो हम दो, यस्टरडे की क्लास भी मैंने नहीं सुनी तो वो सुनूंगी फिर, क्योंकि एक दिन भी कंटिन्यूशन टूटा तो आज मुझे इतना समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो तो सर मैं कल पूरा रेडी होके आऊंगी कल। इस चैप्टर को हाँ कंप्लीट करके फिर से करेंगे। हाँ जी, हाँ जी इस सर। चैप्टर जिसमें परिभाषिक शब्द हैं, इसको फिर से करेंगे हाँ। एक बार। बट आप मेरे को कौन कौन बोल रहा है ये बताइए, किस किस को समझ में नहीं आया, पहले ये बताइए। आप हैंड रेस करिए, किस किस को समझ में नहीं आया, बिल्कुल ही समझ सर में नहीं थोड़ा आया। थोड़ा ही आया है, पता नहीं। हाँ, तो आपको इतना ज्ञान तो है कि आप जो कह रहे हो, जो जानने वाला है, आप ये जान रहे हो कि आपको समझ में नहीं आया हाँ है? आप ये जान रहे हो कि आपको समझ में नहीं आया, आप ये समझ हाँ रहे हो कि आपको समझ में नहीं आया। तो ये हाँ, समझने वाला कौन है? वही मैं हूँ। वही मैं। ठीक। सर आपने तो द्रव्यानुयोग योग को जोड़ दिया इसमें साथ में। पूरा करना नहीं हो, पढ़ना इसलिए है कि हमें कर्मों के बारे में नहीं जानना द्रव्य है, हमें मुझे अपने बारे में जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। वो पर्पस, प्रयोजन वही रखना चाहिए, तभी इसमें से हमें द्रव्यानुयोग, मैं और मेरा प्रयोजन निकलेगा। इसको कर्म प्रकृति जानेंगे तो फिर वो कर्मों के बारे में ही जानेंगे, और कर्म बलवान लगेगा। बट कर्म बलवान नहीं है, उनको जानकर मेरे एक समय के परिणामों से पहले क्या कर रहे हैं, रावण को बहुत बहुत शक्तिशाली दिखा रहे हैं पहले, फिर दिखाएंगे राम ने उस शक्तिशाली को पराजय किया, तो राम कितने शक्तिशाली थे वो बताना चाह रहे। तो कर्म कितने शक्तिशाली ये बताएंगे, बट जीव के एक समय के परिणाम उससे कितने शक्तिशाली है कि वो सारे एक अंतर्मुहूर्त में ढेर हो सकते हैं। 70 कोड़ा सागर के भी अंतर्मुहूर्त में ढेर हो सकते हैं। तो अब बलवान कौन हुआ? जिसका अपोनेंट